तो इसमें कुल मिलाकर के पुराने नेता, ऐसे नेता जिन्होंने एक मिसाल पेश की, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ तो जेपी आंदोलन का ही चेहरा लास्ट एक तरह से सिचुएशन खत्म हो जाती है यहाँ पर। और उसी तरह से अगर हम बात करें नायडू की, तो ये दो ऐसे बड़े सपोर्टिंग हैंड्स थे जिनको लेकर के बड़ा फ्लोरिश किया जा रहा था, और उस वक्त में चर्चा थी इस बारे में कि ये साथ जा रहे हैं लेकिन राजनीति के बड़े शिकार होंगे, और वैसी तस्वीरें सामने आई। उस वक्त भी लोग ये नहीं समझ पाए थे कि ये साथ में अलायंस क्यों हो रहे हैं, किस तरह से हो रहे हैं, क्योंकि बहुत कुछ आउटपुट नहीं मिल रहा था उनको इस गिव एंड टेक में। ये अगर ये सारी चीजें दुनिया की इस वक्त जो खुल के सामने आ रही हैं, अगर आप कड़िया जोड़ना चाहें, मैं तो कहता हूं आप सोचिए ना, चंद्रा बाबू नायडू जो कि इंडिया में आकर एक बड़ा अपना स्टेट तो देखता ही, बल्कि पूरे देश में भी स्टेट देखता बहुत बड़ा। गृह मंत्रालय जैसा चीजें देखी जा सकती थी, फाइनेंस मिनिस्ट्री जैसी चीजें देखी जा सकती थी। नीतीश कुमार तो प्रधानमंत्री भी बनते तो किसी को ऐतराज नहीं हो सकता था। भाई जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिस तरह से नीतीश कुमार एक ऐसे खात्मे पे चले गए अपने करियर के जो किसी ने उम्मीद नहीं की थी। बिहार में ऐसा लग रहा है जैसे कि लोग बिल्कुल बड़े शौक में हैं, वो सोच रहे हैं कि ये हुआ क्या है। नीतीश कुमार जो लास्ट मोमेंट पर भी बड़ी कोई ना कोई ऐसी चाल चल के पूरी मात दे देते थे सामने वाले को, वो सिचुएशन अब दिखाई नहीं दे रही। अब जो तस्वीरें सामने निकल के आ रही हैं, कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार दबाव में है। तो ये कौन सा ऐसा दबाव है जिसमें नीतीश कुमार ने इतनी बड़ी चीज को एडजस्ट कर लिया, मुख्यमंत्री से सीधा राज्यसभा सांसद पर आकर गिरे हैं वो। देखिए, बड़ी सीधी सी बात यह है कि आप जानते हैं कि नीतीश कुमार अ, इंडिया की तरफ से भी प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे। बीच में ये कोalition टूटा, क्यों टूटा, कब टूटा, ये सोचने की बात है। चंद्रा बाबू नायडू एक बार फिर कन्वीनर रह चुके हैं, उससे पहले मोर्चा सरकार के, और बाकायदा उन्होंने सरकार चलाई है, और बड़ा नाम उस उभर के सामने चंद्रा बाबू नायडू का आया। दोनों ही नेता बाकायदा मोदी जी का पर्सनल तौर पर विरोध करते रहे हैं, और ऐसे ऐसे सेंटेंस का उपयोग किया है जिसको अपने मुंह में वापस लेना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ऐसी कोई तो मजबूरी है कि भारतीय जनता पार्टी 24 का चुनाव हार जाती है। अगर दोनों में से कोई एक भी एग्जिट कर जाता है, चाहे चंद्रा बाबू नायडू हो या नीतीश कुमार, तो सरकार गिर जाती है। ऐसी स्थिति में आने के बावजूद मोदी जी के सार्वजनिक मंच के ऊपर पैरों की तरफ हाथ लगाते हुए अगर नजर आते हैं, और उनकी हंसी में ठीक वैसी ही खिसियाहट नजर आती है जैसी कभी कभी जब एप्स्टीन का नाम लेते हैं तो ट्रंप के चेहरे पर नजर आती है, कई और नेता है उनके चेहरों पर नजर आती है, ऐसी खिसियाई सी एक हंसी नजर आती है। ऐसा लगता है जैसे कोई कह रहा हो एप्स्टीन वाला कि भैया ये फाइल जो है आए तो फिर तेरा क्या होगा सोचो। तो पैरों के हाथ मतलब आप कह लगाते रहे हैं कि हुए, नीतीश कुमार के पीछे भी कुछ इस तरह के दबाव हो सकते हैं क्या, उन पर दबाव बनाने देखिए, के? मुझे तो नहीं लगता कि नीतीश कुमार के पास कोई ऐसा कारण था कि वो एनडीए को समर्थन देता, क्योंकि उससे पहले कि बिहार के मतलब कोई अंदर राज ये है, आप कह रहे हैं कि कुछ राज है ऐसे जिसकी वजह से ये ऐसा हो कुछ रहा तो राज है। मैं तो ये तो नहीं कह रहा कि एप्स्टीन है, मगर मैं तो ये कह रहा हूँ कुछ तो राज है, और राज कोई तो कमजोरी होती है। भाई आप सोचिए ना कि आपने आरजेडी के साथ मिलके चुनाव जीता, सरकार बनाई, बाद में तोड़ दी, वो अलग बात है। उसके बाद आपके पास कोई मजबूरी नहीं थी कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर तो मतलब अगर कोई केंद्र बड़ी में मजबूरी सरकार बनाई। होती तो वो विपक्ष को भी पता होती, है ना, लेकिन विपक्ष को देखिए, नहीं पता। देखिए, अगर ये मजबूरियां पता हो, अगर ये मजबूरियां सार्वजनिक हो जाएं, तो फिर इनका खतरा खत्म हो जाता है। जब तक ये मजबूरियां ऐसी होती हैं जिसमें जज अपने स्टेटमेंट बदलते हैं, ये कुछ मजबूरियां ऐसी होती हैं कि देश की कोर्ट को खतरा बताते हैं, देश की कानून और आजादी को खतरा बताते हैं, और फिर वही ऐसे फैसले देके चले जाते हैं जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। वही नीतीश कुमार जो मोदी जी को हर हाल में सत्ता से हटाकर स्टेट में भेजने की बात करते हैं, वो चुपचाप उनके चरणों को हाथ लगाते हैं और एक खिसियाई बिल्ली की तरह जो है मुस्कुराते हैं। तो कुछ तो होगा, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि तो आप उनको कह रहे इस हैं कि उम्र में दोनों आके, लोगों ने जो हाथ क्योंकि मिलाया, नीतीश नायडू कुमार और को नीतीश। इतने बड़े वो नेता रह चुके हैं, केंद्र में रह चुके हैं, मुख्यमंत्री लगातार रह रहे हैं, मोदी जी के भरोसे उनकी राजनीति नहीं चल रही थी। उसके बावजूद उनकी क्या मजबूरी थी कि वो चरणों के बार बार हाथ लगा रहे थे, वो पीछे जा रहे हैं, वो डरे जा रहे हैं, वो डरी हुई मुस्कुराहट लिए जा रहे हैं। कोई तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता।
तो ये तो स्पेक्यूलेशंस है ना सर, ये तो हमारे संभावनाएं हैं, ऐसा हम सोच रहे हैं। अच्छा, आपने कूटनीतियों की बात की थी, बात हम राजनीति पे कर रहे हैं, मगर कूटनीति में ना संकेतों का बड़ा महत्व होता है। संकेतों का बड़ा महत्व होता है। राजनीति में भी संकेतों का बड़ा महत्व होता है। जब आप हाईली इंटेलेक्चुअल कोई बात करते हैं या समझाते हैं या समझाना चाहते हैं, अगर आप ऑडियंस को भी हाई इंटेलेक्चुअल को टारगेट करना चाहते हैं, तो ये बातें वाजे और क्लियर हो जाती है। एक एक ऐसी भी ऑडियंस होती है, अगर उन्हें आप खोल के भी दिखाओगे। मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। एग्जाम्पल ये है कि कई ऐसे अपने आप को महात्मा कहने वाले, जिन्हें जिनके अपराध साबित हो चुके, जो जेल काट रहे हैं, जब वो जेल से बाहर आते हैं तो करोड़ों की तादाद में उन्हें भगवान कहकर उनके चरणों में गिर जाते हैं। जहां मैं ये नहीं कहूंगा कि उन भक्तों को, मैं इस शब्द के लिए ऐसा इस्तेमाल कर सकता हूँ कि जो मेरे ख्याल से किसी भी इंसान के मानव शरीर के लिए बहुत ही घिनौना शब्द है, शर्मनाक शब्द है, पर मैं वो यूज करूंगा नहीं, क्योंकि किसी को ये सब कुछ कहने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। सबकी अपनी मर्जी है कि वो किसे चुनता है और किसकी पूजा करता है और किसके सामने झुकता है। ये सबकी अपनी इच्छाएं, मर्जी होती है। अब सवाल ये उठता है कि इंटेलेक्चुअल ऑडियंस समझ जाती है, मगर दुर्भाग्य ये होता है कि इंटेलेक्चुअल लोगों की तादाद बहुत कम होती है और कम समझदार लोगों की तादाद बहुत ज्यादा होती है। यही वजह है कि भारतीय राजनीति और भारतीय कूटनीति दोनों ही दुनिया का लगभग नहीं बल्कि आबादी में विश्व का सबसे बड़ा देश एक असफल राजनीति और असफल कूटनीति के भंवर में फंसा हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा अफसोस की बात यह है ना कि अगर ऐसी सारी चीजों को मान भी लिया जाए जो आप कह रहे हैं, तो इसमें कुल मिला करके पुराने नेता, ऐसे नेता जिन्होंने एक मिसाल पेश की, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ तो जेपी आंदोलन का ही चेहरा लास्ट एक तरह से सिचुएशन खत्म हो जाती है यहाँ पर। और उसी तरह से अगर हम बात करें नायडू की, तो ये दो ऐसे बड़े सपोर्टिंग हैंड्स थे जिनको लेकर के बड़ा फ्लोरिश किया जा रहा था, और उस वक्त में चर्चा थी इस बारे में कि ये साथ जा रहे हैं लेकिन राजनीति के बड़े शिकार होंगे, और वैसी तस्वीरें सामने आई। उस वक्त भी लोग ये नहीं समझ पाए थे कि ये साथ में अलायंस क्यों हो रहे हैं, किस तरह से हो रहे हैं, क्योंकि आप बहुत एक कुछ आउटपुट नहीं मिल रहा था उनको इस गिव एंड टेक में। ये बड़ी अगर चीजें नहीं अगर ये सारी चीजें दुनिया की इस वक्त जो खुल के सामने आ रही हैं, अगर आप कड़िया जोड़ना चाहें, मैं तो कहता हूं आप सोचिए ना, चंद्रा बाबू नायडू जो कि इंडिया में आकर एक बड़ा अपना स्टेट तो देखता ही, बल्कि पूरे देश में भी स्टेट देखता बहुत बड़ा। गृह मंत्रालय जैसा चीजें देखी जा सकती थी, फाइनेंस मिनिस्ट्री जैसी चीजें देखी जा सकती थी। नीतीश कुमार तो प्रधानमंत्री भी बनते तो किसी को ऐतराज नहीं हो सकता था। तो कितनी बड़ी मजबूरी रही होगी दोनों बेचारों की कि बुढ़ापे में अपनी दुर्गति ना हो जाए, तो इसलिए चुपचाप समर्थन दे दो, क्योंकि इस सरकार से उन्होंने ऐसा क्या हासिल कर लिया जिससे उनको भाई प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री या वित्त मंत्री बनने से ज्यादा कुछ मिल गया। कोई एक चीज आप बता सकते हैं सिवाय इसके कि दोनों कहीं ना कहीं भयानक मजबूर के अलावा और कुछ भी नहीं। मजबूर हैं, उधर नीतीश जी मजबूर है, इधर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर मोदी जी मजबूर हैं। मतलब ये फैक्टर कुछ कॉमन नहीं होता जा रहा है मजबूरी का। देखिए, ये दुनिया है, एक के पीछे एक लगा होता है। हर कोई एक 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 स्टेप वाइज चीजें हैं। कोई नीचे कुछ फंसा होता है, फिर उसके ऊपर वाला कहीं और फंसा होता है, फिर उसके ऊपर वाला, एक पूरी चेन है। और इस वक्त पूरी दुनिया की अगर इस पूरी एवरीथिंग अंडर कंट्रोल सिस्टम को अगर आपको समझना है, तो एक पैसे के निजाम को, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत लंबी बहस और बल्कि एक विश्लेषण है जिसमें रोथशाइल्ड परिवार से भी पहले एक इवेंजलिकल थॉट को जब हम शुरू करेंगे, जो बाकायदा ब्रिटेन का तख्ता पलटा जाता है, उसके बाद एक बैंकिंग निजाम को और बढ़ा दिया जाता है, फिर दुनिया को कंट्रोल कर लिया जाता है और देश के आखिरी इंसान को भी कंट्रोल कर लिया जाता है। मैं आपसे एक और कड़ा सवाल और जवाब कर देता हूँ, आखिरी मेरा सवाल होगा ऑडियंस के लिए। आप ये मत भूलिएगा विनीता जी कि इसी कांग्रेस ने आरएसएस पर बैन लगाया, फिर इसी कांग्रेस के दौर में भारत के गांव-गांव तक आरएसएस ने स्कूलों में जाकर अपना एक एजेंडा चलाया।
ट्रेनिंग की और लगातार करती रही। कोई मुस्लिम संगठन, कोई और दूसरा संगठन इस देश में किसी को परमिशन नहीं मिली कि वो किसी तरीके की इस तरह एक्टिविटी को पूरे देश में चला सके। अगर कांग्रेस ने इस पूरी की पूरी एक्टिविटी को चलने दिया तो कुछ तो मजबूरी कांग्रेस की रही होगी, कहीं ना कहीं कोई सेंट्रल कमांड तो उसे भी हैंडल कर रही होगी। वरना तो जो उसमें बैन लगाना चाहती थी, जिनको पता था कि तुम्हारी अगर विचारधारा के खिलाफ ये पूरा का पूरा एक एजेंडा तैयार करके पूरे देश में, जो आज पूरा का पूरा नक्शा बदल चुका है, जनरेशन की थॉट बदल चुकी है, एकता की कड़ियां ढीली पड़ गई है, दुनिया में पूरी दुनिया से लोगों को, भारतीयों को चिन्हित करके वापस भेजे जाने लगा है। बहुत कुछ बदल चुका है, बहुत कुछ पानी बह चुका है। अगर कोई कहे कि 1948 के बाद भारतीय कांग्रेस और ये सब लोग इस बात को नहीं जानते थे कि ये जो बीज हम बो रहे हैं इसकी फसल कैसी होगी, तो ये झूठ होगा, फ्रॉड होगा। अलबत्ता ये जरूर है कि कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी मजबूरी होती है, ये सब कहने की बातें हैं। कोई कोई दुनिया में सुरमा पैदा होता है, हालांकि वो अलग बात है, वो जिंदा रहता है कि मारा जाता है, मगर ठीक है। आमतौर पर राजनीति करने वाले लोग कंट्रोल्ड होते हैं और कुछ भी नहीं होते। यानी कि कुल मिलाकर के कुछ ऐसी कहानियां हैं नीतीश बाबू के सामने भी, जो कि सामने खुलकर तो नहीं आ रही हैं। उम्मीद है कि उनका जो राजनीतिक करियर, जिसको लोग ऑलमोस्ट फिनिश मान रहे हैं, चीज़ें वक्त रहते तस्वीर सामने निकल कर आए ज़रूर, ताकि लोगों को पता चले कि इतने बड़े फैसले होने के पीछे की बड़ी वजह क्या होती है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।